बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। एक तो ये शेयर करना है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ है, असल में डिस्कस क्या हुआ है, पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है, वो दो अहम चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं वो कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मुलाकात नाकाम हो गई है और अब जो बजट पे जो है ना पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी। इसमें कोई सदाकत है, इसमें कोई मामला है, इस पे बात करेंगे, बहुत तफसील से बात करेंगे और अंदर की कहानी बताऊंगा। और साथ ही ये जो कल सवात में हुआ, एक बंदे को जला के मार दिया लोगों ने, इस पर भी बात करेंगे। ये बंदा कौन था, पंजाब के किस इलाके से था। अब उस बंदे की वालदा की एक वीडियो सामने आई है, वो भी बहुत तशवीशनाक वीडियो है। वो वीडियो क्या है और असल में ये कर क्या रहा था और क्या मामला क्या था, चक्कर क्या था, इस सब पे बात करनी है और तजिया भी करना है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, धड़ाधड़ चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तामन से चल रहे हैं। कुर्बानी प्रोजेक्ट्स बहुत कामयाबी से गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वाटर प्रोजेक्ट्स उन इलाकों में, बल्कि उन इलाकों में क्या, अब तो ओवरऑल एक गर्मी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत है, बाहर निकला नहीं जाता। ऐसे मौसम में पानी, हम तो कहते हैं जी ठंडा पानी, मीठा पानी, मीठे मशरूबात, कई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। और साथ वो लोग जिनको पीने का पानी नहीं मुयस्सर, वो जोड़ों का पानी पीते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी प्यासी इंसानियत को, ऐसी दुखी इंसानियत को पानी पिलाना, इससे बड़ा कार सवाब हो नहीं सकता। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आज मैं मुलाकात पे तो आता हूँ। ये अभी कल वाला वाक़या जो हुआ है सवात में, ये बंदा सवात के एक होटल में रह रहा था और पुलिस के मुताबिक ये तकरीबन को 18 जून से रह रहा था। ठीक है, 18 जून से, अच्छा 18 जून से ये रह रहा था उसी होटल में। ये बंदा मलेशिया में भी रहता रहा और कहा कि जनाब मैं पहले बता दूं कि इनकी वालदा का क्या स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा जी कि ये तो मलेशिया में रहा है, वालिद साहब इनके को 30 साल पहले फ़ौत हो गए थे और ये ज़्यादातर मलेशिया में रहा है रोज़गार की तलाश में, और फिर आया तो फिर हमने इनकी शादी की और पुलिस के मुताबिक उनका ये है कि जी उनकी तलाक भी हो चुकी। वालदा और भाई से भी वो लड़ाई करता था, नशे का भी आदी था ये बंदा। और ये साथ जो है ना वालदा से भी लड़ाई की, वो वालदा और भाई पर कोई आहनी हथियार या पता नहीं क्या, वो भी उससे मारने की कोशिश की। तो उन्होंने एक आगनामा भी दिखाया कि इसको हमने आग किया हुआ है। उन्होंने कहा जी हम सुन्नी मुसलमान हैं तो हमारा तो कोई इस किस्म की चीज़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर उसने किया है या नहीं किया कोई इस तरह की हरकत, तो हमें ना कोई पता है और ना कोई हमारा कोई ताल्लुक़ है। वालदा ने उसको आगनामा भी दिखाया और हमने तो उससे कब की ला तल्ल की शुरू वो कर दी। चलें, ये तो हो गई उसकी वालदा की हद तक। अब ज़ाहिर है वो बंदा गसीला था या तावला था या पता नहीं क्या क्या, आप उसको जो भी कह दें वो तो हो सकता है उसके कमरे से कोई इस तरह का मवाद बरामद हुआ हो सकता है, ना भी हुआ हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वेटर से बदतमीज़ी करें तो उसने वो उठ के वो जनाब, और कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जनाब इस तरीके से। मैं पहले वादे कर दूं कि मैं कतन इस चीज़ का कि नहीं कि मेरी मुराद ये नहीं है कि जो तौहीन रिसालत का, जो तौहीन कुरान का, जो तौहीन मज़हब का मुजरिम हो या मुल्ज़िम हो उसको सज़ा न मिले। बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा मकसद कहने का ये है उसको सज़ा अदालत दे। मेरा मकसद कहने का ये है उसको सज़ा रियासत दे। सज़ा रियासत दे सकती है, रियासत का कानून दे सकता है, अदालत दे सकती है। अगर वो नहीं भी देते तो जत्थों को सज़ा देने का कोई अख्तियार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि भाई ये 52 मुल्क हैं और वो मुल्क भी कि जहाँ पर, यानी सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर एक तरह से इस्लाम का जन्म हुआ है। आप मतलब ये कह लें कि जहाँ से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरज़मीन पर आए, उस सरज़मीन पे भी आपने कभी देखा कि जो जत्थों ने ऐसी हरकत की हो और किसी को तौहीन मज़हब पर कत्ल कर दिया हो? आपने कभी यूएई में देखा? आपने बहुत सारे मुल्क, अब मैं किस किस का नाम लूँ, 52 तकरीबन मुल्क हैं मुसलमान मुल्क, तो कभी आपने देखा कि किसी ने इस तरह की हरकत की हो? ये इस्लाम के सारे ठेकेदार इधर ही रहते हैं
ओ भाई इस तरह की खाम खा गलत हरकतें ना करें, इससे मुल्क ब्लैक लिस्टों में चला जाता है। इससे बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा सही। मैं तो कभी लगी लिपटी रखूँगा नहीं, मैं तो किसी से ना को डरता हूँ, सिर्फ हक़ की बात करता हूँ, हमेशा मेरे व्यूअर्स को पता है। मतलब कहने का ये है, ज़रा थोड़ा सा हौसला रखिएगा, सुन लीजिएगा। मैं आपको और भी बहुत अंदर की ख़बरें देता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये वो बड़ी को मुत्तकी और परहेज़गार और पता नहीं इस किस्म की कौम होती, ये दूध में मिलावट करने वाली कौम, ये रोज़ देख रहे हैं कि जनाब दूध सड़कों पर वो चेकिंग वाले उंडेल रहे होते हैं कि आपने पानी मिलाया हुआ है, बीच में से पाउडर मिलाया हुआ है। दूध में मिलावट करने वाली कौम है ये। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक्स की वो गाड़ी ख़राब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो उससे कोल्ड ड्रिंक्स लूट लूट के ले जाने वाली हराम खाने वाली कौम है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। ये अपने दफ्तरों में नमाज के बहाने आधा आधा पौना पौना घंटा गायब होने वाली कौम है। अब मैं क्या कहूँ आपको, बड़ा इसमें आप तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, ये जनाब मौलाना साहबान, उनको कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कत्ल व गारत की तरबियत दी है। यहाँ पर ये मुसीबत हो गई है, यहाँ पे कत्ल व गारत। भाई मैं आपको बताऊँ कि ये फ्रांस में, बाकी यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ तौहीन कुरान की गई, सोशल मीडिया पर आया। यहाँ पर वो नौज़ुबिल्ला सुम्मा नौज़ुबिल्ला, ये कुरान मजीद को पैरों से ढूंढे मारता रहा वो बंदा। हमने खुद देखा है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा। उसने फिर फाड़ा, जलाया, ऊपर चढ़ के खड़ा रहा नौज़ुबिल्ला कुरान मजीद की किताब पर, ठीक हो गया, कुरान मजीद पर। तो कोई आगे बढ़ा, कोई वहाँ लोग नहीं रहते, पता है वहाँ पे जूते पड़ते हैं। आओ ना मुजाहिदो, फिर आप इस तरीके से हिम्मत करो, गैरत करो वहाँ पर भी कि उस बंदे को वहाँ पे उस हिसाब से इस तरीके से आप उसके साथ सलूक करो कि जिसने वादे तौर पे इस तरह से कहा है। यहाँ तो कई गलतफहमियाँ हो जाती हैं, यहाँ तो कुछ हो जाता है ना, ठीक है ना। तो वहाँ पे आओ ना, वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे और पे किसी भी, ये कैसे मुमकिन है भला कि सिर्फ पाकिस्तान में ही तौहीन मज़हब हो रहा है। कहीं पर किसी मसीह को बेचारे को जलाया जा रहा है, कहीं उनकी पूरी कॉलोनी जलाई जा रही है। वो जनाब कहीं पर ऐसा होता है कि वो हजाम की दुकान मसीह की होती है, वो मुफ्त में बनाते रहते हैं जनाब, दाढ़ी भी और कटिंग भी, और सबको कहते हैं जनाब आपका बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस तरीके से आप नहीं करें, मैं आइंदा नहीं आपको कटिंग करूँगा, या इस तरह से शेव नहीं करूँगा, या इस तरीके से मैं मतलब आपका काम नहीं करूँगा। तो उसने जाके मस्जिद में ऐलान कर दिया इसने तौहीन मज़हब की है। ये इस तरह की बदबख्त और इस तरह की, ये अब मैं क्या कहूँ कि मुनाफिक कौम है ये। अगर आप ऐसे हरकतें करते रहें भाई, एक वक्त आएगा कि जिस वक्त मतलब पाकिस्तान एक इस तरीके से सोशली लॉक्ड हो जाएगा। आपसे मुस्लिम कंट्रीज़ भी अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे, आपसे दूसरे कंट्रीज़ भी ख़त्म कर देंगे, और फिर आप उसके बाद भूखों मरेंगे और एक दूसरे के घरों में जाके लूटेंगे। ये आपका तरीक़ाकार होगा और ये आपके सूरत हाल। भाई आपको किसने अख्तियार दिया जत्थे को? अगर ये जत्थों वाला सिलसिला चल पड़ा, जैसे वो अली अमीन आता है और जत्थे लेकर जनाब वो अपना जो है ना ग्रिड स्टेशन में घुस के उन्हें स्विच को ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ये क्या तमाशा है? फिर हर बंदा ही ग्रिड स्टेशनों में इस तरीके से जत्थे लेके चला जाए, स्विच को ऑन करे, ऑफ़ करे, फिर उसके बाद जनाब उससे आगे वो फिर जत्थे कहीं दूसरे चले जाएं। तो अगर ये इस जत्थों के ज़रिए फैसले होने हैं तो फिर तो डेफिनेटली, फिर तो इस हवाले से मैं कभी भी नहीं कहता भाई, अगर कहीं कोई सज़ा काले भोंड नहीं देते या कोई और रियासती इदारे या रियासत या कानून या इस तरीके से, तो कभी भी जत्थों को अख्तियार नहीं है। वो कानून को मजबूत करना चाहिए, वो अदालती सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। अदालती सिस्टम में ऐसे लोगों को सज़ाएँ हुई भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जत्था कभी सज़ा नहीं दे सकता। जत्था और टोला और ये सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। ये टोला और ये जत्था नहीं सज़ा दे सकता। अपना ये सब एक बड़ी सेंसिटिव सी एक डिबेट होती है। यहाँ पे सियासतदान तो वैसे डर से नहीं बात करते, उनको तो वोट की भी फ़िक्र होती है, उनको तो जान की भी फ़िक्र होती है। ना काले भोंड इस पे कोई इस तरह का कोई सुओ मोटो लेते हैं, ना कोई नोटिस लेते हैं। इसी तरीके से और तो और जर्नैल भी इस पे बात नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती। इस तरह का सेंसिटिव, मतलब मुझे याद है
کہ ایک مرتبہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بعد جب وہ تازہ آئے تو ان کے بارے میں ایک افواہ پھیل گئی کہ جناب وہ قادیانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ افواہ پھیلائی بھی کس نے؟ ان کے اپنوں نے پھیلائی۔ تو وہ جناب اس طریقے سے ان کو ہمیں یاد ہے اپنے ہاں، یعنی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا غالباً تاریخ میں کہ انہوں نے وہ ادھر ہی آرمی ہاؤس میں اپنے گھر میں ان کو میلاد کی محفل کرانا پڑی آرمی چیف کو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں یہ آپ لوگوں کے حالات، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی آپ کرتے رہیں، پھر آپ مزے کریں، پھر آپ جس طریقے سے دنیا آپ کو لاک کر دے گی، اب پہلے بھی اسی طریقے سے ہے، آپ ہر جگہ پہ کشکول لے کے جاتے ہیں تو دنیا، ابھی آپ نے دیکھا وہ کوئی 1000 حاجی جو ہے نا جہاں بحق ہو گئے، اس سے بھی زیادہ، جس میں سے تقریباً کوئی 60 پاکستانی بھی تھے۔ ہم وہ دیکھ رہے تھے جس طریقے سے سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی، باقیوں کے تو سفارت خانے اور بڑے ایکٹیو تھے کچھ کے، اور پاکستانیوں کے اپنے سفارت خانہ خیر سے ماشاءاللہ وہ ویسے ہی وہ بالکل ہی پیسیو ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے، اور باقی سعودی عرب بھی، مطلب سعودی ہوں یا ایرانی ہوں یا باقی کوئی قوم ہو یا اس طریقے سے وہ جس طرح سے سمجھتے ہیں نا بھکاریوں کو، کون کیا سمجھتا ہے، یا آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، وہ جس طریقے سے وہ اپنا ان کا شاہانہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، آپ زیارات پہ جائیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں ایرانیوں کا بڑا ایک متکبرانہ ایک رویہ ہوتا ہے، یا بہت سارے اور لوگ ہوتے ہیں، یا اس طرح سے آپ امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، آپ چائنا میں جائیں، آپ کو سمجھتا کون کیا ہے، آپ کی وہ گرین پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے یا کیا اس کی وقت ہے، یہی ہماری حرکات ہیں، یہی ہماری کرتوتیں ہیں، یہ کرتوت ہیں۔ کبھی ہم نے سیالکوٹ کے وہ مینیجر کو آئے ہوئے کو آپ نے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے اس کو خیر سے وہ کر دیا، کبھی مشال خان کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی، تو جتھوں کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جاتا، جب تک سزا نہیں دی جاتی، جب تک اب جتھے میں کسی کی کو وہ فکس کرنا رسپانسبلٹی آسان نہیں ہوتا، اس طریقے سے جتھوں کو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے یہ اسی طریقے سے تماش بینی لگی رہے گی، یہ اسی طریقے سے تماشا لگا رہے گا۔ اب وہ تھانے کو بھی جلا دیا، پولیس کی گاڑیوں کو بھی جلا دیا، اور اتنے بندے زخمی بھی ہو گئے، اور اس کی لاش کو گھسیٹ کے مطلب اس طریقے سے، تو یہ آپ کو میں ایک دفعہ ہمیں یاد ہے اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا، تو میں اس وقت ایئر وائی میں کام کر رہا تھا، مفتی سہیل رضا صاحب انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کو عذاب دینے کے مترادف ہے، سزا قانون اور ریاست دے سکتی ہے، عذاب تو ریاست اور سزا اور ریاست اور عدالت بھی نہیں دے سکتی۔ عذاب تو اگر دینا ہے تو صرف اور صرف خداوند کریم کو یہ اختیار ہے کہ وہ عذاب دے سکتا ہے بندے کو۔ تو مطلب ہم تو خیر اسلام کے بیسک پرنسپل سے بھی کوئی نہیں واقف نا، ہم تو ویسے ہی مطلب جتھوں میں ہم تو دودھ میں پانی ملانے والی قوم ہیں، ہم تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم تو ایک منافق ترین قوم ہیں، دودھ میں پانی ملانے، یہ کیا یار وہ منہ دکھائیں گے، وہ باہر جا کے بحث کر رہے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ ایک سے اور ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں لوگ کہ یہ تمہارے پاکستانی ہیں، یہ قوم ہے، یہ صورتحال، بڑی افسوس کا مقام ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی کل شہباز صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، اس میں ہوا کیا ہے؟ بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں کیا ہوا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ کل بلاول صاحب کی ملاقات تھی، ادھر سے بھی کچھ سینئر رہنما شامل تھے، ادھر سے بھی شامل تھے، ملاقات بڑی تفصیلی ہوئی، ڈسکس کیا ہوا، اصل میں معاملہ پھنسا کہاں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا؟ دو تین معاملات ڈسکس ہوئے، اور آج گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل جو ملاقات ہے، کل بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئے، لوگ یہیں پھنسے رہے کہ جناب بجٹ پہ تحفظات ہیں، جناب بجٹ پہ یہ ہے وہ سن، بجٹ پہ کوئی خاص تحفظات نہیں ہیں، جو تحفظات تھے بھی تھے تو وہ سامنے کی بات ہے کہ جناب بجٹ پہ تحفظات ہیں، نہیں، اصل میں پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں پنجاب میں، اور اصل میں پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں مریم نواز سے، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ بات یہ ہے کہ ابھی پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، دھڑا دھڑ کام کر رہی ہیں۔ آپ یقین کیجئے، آج میں کہیں ایک دفتر میں گیا، میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس دفتر میں اکثر و بیشتر یوتھی ہیں، ٹھیک؟ آج میں جیسے ہی بیٹھا، ایک دو ایسے ہی ذرا گپ شپ ہوئی،
तो उन्होंने मरीम नवाज साहबा की तारीफ़ शुरू कर दी। उन्होंने कहा यार आप यकीन कीजिए, मतलब हम तो सारे हैरान हैं कि इस तरह से तो मर्द वज़ीर आला भी काम नहीं कर रहे, जिस तरीके से वो दिन रात भागम दौड़ इस तरीके से हो रही है। और बिल्कुल जनाब, कभी ये प्रोजेक्ट तो कभी वो प्रोजेक्ट, तो अंधाधुंध उसने शुरू किया हुआ है, और काम काम और सिर्फ काम। मैं हैरान रह गया उनकी बात सुन। मकसद कहने का ये है कि अगर आप काम कर रहे हों, मकसद कहने का ये है कि अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से जितना कुछ आप काम, लोग कहते हैं जनाब फलां जगह काम तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने देती। भाई इस्टेब्लिशमेंट करने देती है, इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपने काम करवाने होते हैं ना भाई, वो करवा देती है। अब ये जो एक्ट पास हुआ है हत्या की इज़्ज़त वाला, तो ये आपका क्या ख्याल है, ये नून लीग ने पास कराया है? नहीं, नून लीग इससे कोई, इसको वो नून लीग पे तो उल्टा वो उनके हिस्से में तो तनकीद गई है। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी नून लीग को ऐसा एक्ट पास करने की। ये एक्ट इस्टेब्लिशमेंट ने पास कराया, उन्होंने चुप करके पास कर दिया बस। तो जो उनका काम होता है ना, बस वो करते रहते हैं, उनको बड़ी अब तरीका आ गई है। बाकी आप बाइक दे रहे हैं या लैपटॉप दे रहे हैं या कर्ज दे रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं या आईटी के पार्क बना रहे हैं या लाहौर में आप दर्जनों जगहों पर आपने इंटरनेट मुफ्त किया हुआ है, या पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें, और आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगाए हुए, इससे आपको एस्टेब्लिशमेंट रोकती है? कतई नहीं रोकती। ठीक हो गया ना, उनका कोई ताल्लुक है ना कुछ है, वो उसमें सफाई कर रहे हैं। आप पूरे शहरों की हर के गुलाब से आप उसको धो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उस हवाले से जो भी उनके रोज़गार के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब वो नहीं है। ठीक हो गया ना, आप लोगों की कंप्लेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, उससे तो नहीं रोकती। अब असल में मसला उनको ये था कि यार मरीम नवाज साहबा हमें स्पेस नहीं दे रही। भाई नून लीग ने अल्लाह अल्लाह करके उनकी जान छूटी है इमरान खान से। अब वो दिन रात धड़ाधड़ उन्होंने काम छोड़ने का। भाई बात ये है, ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। ये जो बयानिया होता है ना, बयानिया एक दफ़ा जब चढ़ जाए, उसका काउंटर बयानिया लाना इतना आसान नहीं होता। नवाज शरीफ साहब का बयानिया आया था, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, लोग कोशिश करते हैं, उसका कोई काउंटर बयानिया नहीं आ सका। ठीक हो गया, उस वक्त नहीं। इमरान खान का बयानिया इसी तरीके से फौरी तौर पे काउंटर। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि बयानिया म्यानिया को छोड़ें, आप परफॉर्मेंस दिखाएं, आप महंगाई ख़त्म करें, आप पेट्रोल सस्ता करें, आप बिजली की कीमतें सस्ती करें, आप और भी चीज़ों को सस्ता करें, आप गरीब को रिलीफ दें। आप धड़ाधड़ साल 2 साल में आप इतना वाज़े फ़र्क करें कि हर बंदा, हर जो मुआशरा, सोसाइटी, हर शहर पंजाब का वो ये बोल उठे, दाद देने के लिए मजबूर हो कि वाह क्या बात है, मरीम नवाज साहबा ने तो पूरी एक, ये होती है तब्दीली। इस तरीके से उनका ये मतबे नज़र है। अब पीपल्स पार्टी मसला ये है कि उन्होंने कहा कि हम सिंध की, अब सिंध में और कितनी जीतते, सिंध में चंद सीटें हैं, मतलब कराची की सीटें हैं कुछ जो MKM ने जीती हैं, हैदराबाद की हैं, बाकी तो सारा सिंध स्वीप किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने। तो पीपल्स पार्टी कह रही भाई अगर हम सारा सिंध भी जीतें तब भी हम फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं बना सकते। फेडरल गवर्नमेंट बना कब सकते हैं? उस वक्त बना सकते हैं कि जब हम पंजाब में को कदम जमाएंगे, और अगले इलेक्शन में अगर हम पंजाब में कदम जमा सकें तो तब हम पंजाब से कम हम 15, 20, 25 सीटें लें, तब उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं कि जनाब हम गवर्नमेंट बना सकते हैं, इत्तेहादी गवर्नमेंट, और बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन पंजाब में अगर उनको कोई सांस भी ना लेने दे, अगर उनको कोई स्पेस भी ना दे और उनको कदम ना जमाने दे तो फिर ठीक। अब नून लीग अल्लाह अल्लाह करके उनकी जान छूटी है इमरान खान से, अब किसी और को कदम जमाने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये कहें कि जी फ़लाँ ज़िले में जिसमें हमारे MPAs मौजूद हैं, या कुछ और भी अजला ऐसे हों कि जहाँ पे हमारे वो दूसरे नंबर पे आए, ये आया, तो उसमें आप हमारी मर्ज़ी का DC हो, हमारी मर्ज़ी का SP हो, हमारी मर्ज़ी के फ़लाँ महकमे हों, हमारी मर्ज़ी के पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो, और इस तरीके से हमें फ़ंड भी मिलें और हमें ये भी हो, और अगर पंजाब काबीना में भी हम जाएँ तो हमें अपनी मर्ज़ी की वजारतें मिलें, उसमें कोई दखल अंदाजी ना कर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एक बला से जान छूट के दूसरी गले डालनी है तो फिर तो डेफिनेटली पंजाब, वो करते ही पंजाब की बेस पर है। वो वैसे ही एक, मैं आपको पता है, आपको मैं इसहाक डार साहब को मैंने वैसे भी जाके कहा था और अपने इंटरव्यू में भी, और उन्होंने माना भी था कि नकवी साहब आप बिल्कुल ये ठीक करें। मैंने कहा जी सिंध को आपने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, आपने खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल इग्नोर किया, सिर्फ पंजाब पे कंसंट्रेट करना और बाकी सूबों को बिल्कुल इग्नोर करना, बलूचिस्तान को भी इसी तरीके से। तो ये एक अच्छी बात नहीं, उन्होंने माना था कि आप ठीक कह रहे हैं।
تو وہ زیادہ تر وہ ڈیپینڈنٹ ہے پنجاب سے، اور اگر پنجاب میں ایک کو نکال کے دوسرے کے قدم وہ خود جما دیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہ سب کا سب انہوں نے جتنی شکایات کا انبار لگایا پیپلز پارٹی نے کل شہباز شریف صاحب کے سامنے، شہباز شریف صاحب سے ان کو کوئی شکایت نہیں ہے، ان کو شکایت ساری ہے مریم نواز سے یا پھر نواز شریف سے، ٹھیک ہو گیا نا، مریم نواز سے شکایتیں جو مریم نواز ابھی ان کو کوئی کہیں پر کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں دے رہی پنجاب میں۔ یہ اصل معاملہ یہ تھا نمبر 1۔ دوسری بات بھائی، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج فیصل کریم کنڈی صاحب کی ملاقات ہوئی، کل سے کوئی خبریں آ رہی ہیں، یعنی وہ جو بھڑکے مار رہے ہیں صاحب علی امین گنڈا پور صاحب، بہت سارے، ان کو کس طریقے سے کوئی سبق سکھانا ہے یا کس طریقے سے کیا، اس پہ کوئی مشاورت شروع ہوئی ہے۔ بھائی گورنر راج لگانا ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ گورنر راج پھر کالے بھونوں کا کیا علاج ہوگا، یہ مصیبت بنائیں گے، پھر یہ ہوگا کہ گورنر راج ان کو احتجاج کا بھی جو ہے نا ایک موقع مل جائے گا، وہاں پر وہ احتجاج شدید ہو جائے گا اور عدم استحکام ہو جائے گا۔ آج بھی وہ ایک میکنزم کی میٹنگ ہوئی ہے جو سی پیک میکنزم پہ، جو چائنا کا ایک وفد آیا ہوا ہے، تو تمام پارٹیز اس میں بیٹھی ہیں، یعنی حکومت تو ویسے ہی تھی، پیپلز پارٹی بھی، یوسف رضا گیلانی بھی، ہنا ربانی خر بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ساتھ ہی رؤوف حسن صاحب بھی، ٹھیک ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب بھی، تو انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا جی سارے، اور یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھاؤ، پی ٹی آئی کو بٹھاؤ اور سب کو بٹھاؤ تاکہ یہاں پر استحکام ہو، تب یہ سی پیک، تو سی پیک بہت ہی سیریسنس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں آج بیٹھی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو وہاں تو پھر عدم استحکام آ جائے گا، وہاں پہ بہت ہی احتجاج آ جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے وفد نے بھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی۔ محمود خان، وہ جو وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ، ان کی سربراہی میں تو ایک بہت بڑا گروپ بھی ہے جو کہ علی امین سے نالاں ہے، اور وہ اس پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور آج فیصل کریم کنڈی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے، یہ ملاقات بھی بڑی اہم ہے۔ تو یہ کچھ باتیں یہ جو تھی۔ اب تیسری بات کہ بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، بجٹ وہی والی بات ہے جیسے فیصل ووڈا نے کہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ پاس ہوگا۔ بجٹ کو پاس کرانا نہ تو نون لیگ نے پاس کرانا ہے، نہ حکومت نے، نہ پیپلز پارٹی نے، کسی اور نے۔ بجٹ کو جنہوں نے وزیر خزانہ لگایا ہے نا، انہوں نے بجٹ کو پاس کرانا ہے، انہوں نے ڈنڈے کی زور پہ بجٹ کو پاس کروانا ہے، اور جیسے پہلے بجٹ پاس ہوتے رہے ویسے ہی بجٹ پاس ہوگا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بجٹ پہ کوئی نہ رکاوٹ ہے اور نہ کچھ ہے، اور یہ باتیں سنتے رہیں کہ جناب بجٹ پہ فلاں ناراض ہو گیا اور یہ ہو گیا، تو اس طریقے سے یہ ملاقات کی اندر کی کہانی تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔